स्मार्टफोन के प्रीमियम सेगमेंट में पहले दो ही जायंट थे, एप्पल और सैमसंग, जिन्होंने अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोनोपोली क्रिएट कर रखी थी। लेकिन फिर आया इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर वन प्लस, जिसने सिर्फ 3 साल में 40% मार्केट शेयर पर कब्जा करके इन दोनों ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया और नए नए इनोवेशंस करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज भी क्रिएट कर ली। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज से महज 10 साल पहले शुरू हुई ये कंपनी सक्सेस के पीक पर जाकर धीरे धीरे मार्केट से अपनी लॉयल्टी खोने लगी। क्यों इसके फाउंडर को कंपनी छोड़नी पड़ गई और अब वन प्लस को ओप्पो की कॉपी क्यों कहा जा रहा है, चलिए सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, वन प्लस के को फाउंडर कार्ल पाई 2010 में अपनी स्टडी के दौरान ही नोकिया कंपनी में काम करने लगे थे। वहां 3 महीने तक काम करने के बाद उन्होंने कंपनी छोड़ दी और उसके बाद ओप्पो को ज्वाइन कर लिया। उस दौरान उन्होंने बहुत से स्मार्टफोन्स देखे और उनके फीचर्स को समझा, लेकिन किसी भी फोन से उन्हें 100% सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया। साथ ही उन्होंने ये भी नोटिस किया कि किसी फोन का डिजाइन अच्छा होता है तो वो फीचर्स में मार खा जाता है, और अगर किसी के फीचर्स अच्छे होते हैं तो फिर डिजाइन नहीं। और अगर इक्का दुक्का कोई स्मार्टफोन इन दोनों क्राइटेरिया को थोड़ा बहुत फिल भी कर लेते तो फिर उसकी प्राइस इतनी ज्यादा हाई होती है कि हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। और दोस्तों, इसी मार्केट गैप को देखते हुए कार्ल पाई ने एक ऐसा स्मार्टफोन बनाने का सोचा जो डिजाइन और फीचर्स दोनों में ही बेस्ट हो, साथ ही इसकी प्राइस कैटेगरी भी मिड रेंज हो, ताकि मैक्सिमम लोग बजट में भी एक प्रीमियम फोन इस्तेमाल कर सके। अब अपने इन्हीं आइडियाज के साथ कार्ल पाई ने ओप्पो कंपनी को छोड़ दिया और अपने एक दोस्त पेटे लाओ के साथ मिलकर वन प्लस नाम की कंपनी बनाई, जिसका मतलब था कॉम्पिटिटर्स से 1 स्टेप आगे। स्टार्टिंग में उनकी कंपनी में सिर्फ 5 एम्प्लॉइज ही थे और ये सभी एक कैफे में बैठकर प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातों पर डिस्कशन किया करते थे। अब कार्ल ने देखा कि इन सभी एम्प्लॉइज के पास ही आईफोन था और इसी वजह से कार्ल पाई ने क्विकली उन मेन रीजंस को समझ लिया कि आखिर लोग एंड्रॉइड को क्यों यूज नहीं करना चाहते। उन्होंने देखा कि ज्यादातर एंड्रॉइड फोन्स की पुअर बिल्ड क्वालिटी, लैगी सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी इश्यूज ने यूजर्स को परेशान कर रखा था और उन्हें वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा था जो कि आईफोन प्रोवाइड कर रहा था। यही वजह है कि ओवर बजट होने के बावजूद भी एप्पल ने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली थी। लेकिन फिर उनका क्या, जो आईफोन अफोर्ड ही नहीं कर सकते? यही सब रियलाइज करके कार्ल पाई ने एक बेहद स्लीक डिजाइन और सस्ते में आईफोन जैसा ही बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस एंड्रॉइड में दिलाने का सोचा। साथ ही काफी स्ट्रैटेजीज और मार्केट रिसर्च के बाद इन्होंने अपने पूरे मोमेंट को ऑफलाइन के जगह ऑनलाइन रखा, क्योंकि ऑनलाइन में वो मार्केटिंग पर बहुत कम खर्च करके भी तेजी से एक बड़ा यूजर बेस क्रिएट कर सकते थे। और फिर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करके दिसंबर 2013 में फाउंडर्स ने अपना कमाल का स्लोगन अनाउंस किया, नेवर सेटल्ड। इसके बाद उन्होंने अपनी एक ऑनलाइन कम्युनिटी भी बनाई जिसके जरिए लोग वन प्लस न्यूज और फोरम्स को एक्सेस कर सकते थे। हालांकि अभी कंपनी ने अपना एक भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया था, लेकिन फिर भी इसकी कम्युनिटी से बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ने लगे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये आइडिया हो गया था कि कंपनी कोई रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बना रही है। फिर आया 23 अप्रैल 2014 का दिन, जब वन प्लस ने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया, वन प्लस वन। अब जब ये फोन लॉन्च होने वाला था तो कंपनी का अनुमान था कि उनके कुछ 1000 से ज्यादा स्मार्टफोन नहीं बिकेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पहले वन प्लस वन के सिर्फ 1000 यूनिट को ही मैन्युफैक्चर किया था। लेकिन कंपनी का ये अनुमान बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि ये फोन टेक एंथुसियास्ट के बीच इंस्टेंट हिट साबित हो गया और 1 साल के अंदर ही वन प्लस ने इस फोन की 10 लाख यूनिट्स बेचकर रिकॉर्ड बना दिया। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए वन प्लस ने 2 कमाल के मार्केटिंग कैंपेन्स पर काम किया था, जिसमें पहला था कि आप इस फोन को तभी खरीद सकते हैं जब आपका कोई दोस्त या जानने वाला आपको उसे रेफर करेगा, और दूसरे कैंपेन का नाम था स्मैश द पास्ट। यानी वन प्लस ने कहा कि आप अपना पुराना फोन तोड़िए और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करिए, जिसके बदले में हम आपको ब्रांडेड वन प्लस वन नया स्मार्टफोन देंगे, वो भी सिर्फ $1 में। ये कैंपेन इतना ज्यादा वायरल हो गया कि सिर्फ 1 हफ्ते में ही 1,40,000 लोगों ने अपना स्मार्टफोन तोड़कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, और इस तरह से वन प्लस का पहला ही फोन बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। अब इतनी बड़ी सक्सेस के बाद वन प्लस ने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर तुरंत ही अपने दूसरे स्मार्टफोन को प्लान करना शुरू कर दिया और बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करना भूलकर एक ऐसी गलती कर दी कि कंपनी की रेपुटेशन खराब होने लगी। हुआ यूं कि कंपनी ने अपने वन प्लस 2 मॉडल के लिए स्नैपड्रैगन 800 सीरीज प्रोसेसर को सिलेक्ट किया, जिसमें पहले से ही काफी हीटिंग इश्यूज मौजूद थे। लेकिन कंपनी को लगा कि वो इस प्रॉब्लम को अपने सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से 28 जुलाई 2015 को वन प्लस 2 लॉन्च हो गया, जिसे लगभग 20 लाख लोगों ने प्री बुक किया था।
लेकिन जब उन्होंने इस फोन को खरीदा तो उन्हें हीटिंग इश्यूज आने लगे, साथ ही अनरिस्पॉन्सिव फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यूअल सिम सिलेक्शन इश्यू और इसी तरह के ना जाने कितने प्रॉब्लम्स यूजर फेस करने लगे। और यही वजह थी कि OnePlus 2 पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। अब इस फेलियर के बाद OnePlus ने बजट फोन सेगमेंट में एंटर करने का सोचा ताकि वो और भी बड़ा यूजर बेस क्रिएट कर सके। इसके लिए 2015 में ही उन्होंने अपने तीसरे स्मार्टफोन OnePlus X को लॉन्च कर दिया, वो भी सिर्फ 17,000 रुपए में, जिसमें 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 16 GB इंटरनल मेमोरी और 3 GB रैम जैसे बेहतरीन फीचर्स थे। लेकिन शायद OnePlus ये भूल गया कि इस सेगमेंट में पहले से ही काफी सारा भीड़ है और यहाँ उसे बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। और कुछ इसी तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करके OnePlus 2 के बाद अब OnePlus X भी फेल हो चुका था। अब 2 बड़े फेलियर के बाद से OnePlus को यह रियलाइज हो गया कि लोग उन्हें कम बजट वाले फोन के लिए नहीं चुनते हैं, बल्कि उनकी डिमांड मिड रेंज प्राइस में प्रीमियम फोन्स के लिए है। और फिर अपने नेक्स्ट फोन को बनाने से पहले उन्होंने अपनी कम्युनिटी से फीडबैक लिया और सभी कमियों को दूर किया। और आखिरकार OnePlus ने 14 जून 2016 को अपना चौथा स्मार्टफोन फिर से प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च किया, जो था OnePlus 3। इसमें एंड्रॉइड मार्शमैलो बेस्ड ऑक्सीजन OS सॉफ्टवेयर, डैश फास्ट चार्जिंग, 3000 mAh बैटरी, 6 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्पेस और अच्छी क्वालिटी का कैमरा जैसे कई बेहतरीन फीचर्स थे। और इस फोन का प्राइस रखा गया था 27,999 रुपए, जिसके चलते यह मार्केट में इंस्टेंट हिट साबित हो गया। और फिर कंपनी ने सेम ईयर एक और स्मार्टफोन लॉन्च किया, OnePlus 3T। इसकी भी बेहतरीन क्वालिटी लोगों को खूब पसंद आई, क्योंकि ये डिजाइन और फीचर्स के मामले में गूगल पिक्सल और iPhone 7 जैसे फोन्स की बराबरी कर रहा था। अब तक OnePlus को यह अच्छे से पता लग गया था कि यूजर्स उनसे प्रीमियम फोन की उम्मीद रखते हैं, वो भी मिड प्राइस में। और कहीं ना कहीं OnePlus कंपनी की शुरुआत भी तो इसी गैप को ही फिल करने के लिए की गई थी। अब कंपनी को अपना पर्पस मिल गया था, जिस पर काम करते हुए उन्होंने OnePlus 5 और OnePlus 5T जैसे और भी स्मार्टफोन लॉन्च किए, जो कि उस समय के फेमस Nokia 8, Moto Z2 Play और Xiaomi Mi Mix 2 से भी कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव और हैंडी थे। 2017 तक इसने स्मार्टफोन के प्रीमियम सेगमेंट में 40% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर अपने कब्जे में ले लिया। और महज 3 साल में ही ये कंपनी सीधे एप्पल और सैमसंग जैसे बड़े जायंट्स को भी टक्कर देने लगी थी। अब यहाँ तक तो कंपनी काफी अच्छी परफॉर्म कर रही थी, लेकिन बाकी ब्रांड्स की तरह जब पैंडेमिक के दौरान उनकी सेल्स भी कम होने लगी, तो कंपनी ने सोचा कि वे अपना फोन प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन पैंडेमिक में लोगों ने अपनी खर्च काफी कम कर दी है, तो क्यों ना सेल्स बढ़ाने के लिए दोबारा से एक बजट फोन लॉन्च किया जाए, जिसको मैक्सिमम लोग अफोर्ड कर सकें। और दोस्तों, इसे स्ट्रैटेजी के साथ ही 2020 में इन्होंने OnePlus Nord को लॉन्च किया था, जिससे ये कमाई करने में तो कामयाब रहे, लेकिन कंपनी की रेप्यूटेशन पहले जैसी नहीं रही और न ही लोग इसे अब एप्पल और सैमसंग के कॉम्पिटिटर के रूप में देख रहे थे। इसी साल के एंड में OnePlus के को-फाउंडर कार्ल पाई ने भी कंपनी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि स्मार्टफोन मार्केट काफी बोरिंग और इनोवेशन से दूर हो चुकी है। इसीलिए उन्होंने एक बिल्कुल नई कंपनी नथिंग की शुरुआत की, और इस नाम के पीछे का उनका मकसद था कि वो बिल्कुल स्टार्टिंग से इस मार्केट में कुछ ऐसे फंडामेंटल चेंजेस करेंगे जो बाकी कंपनीज इग्नोर कर रही हैं। कार्ल पाई के कंपनी छोड़ने के बाद OnePlus इनोवेशन से और भी ज्यादा दूर हो गई और अपना लॉयल यूजर बेस खोने लगी। और इस तरह से OnePlus को नीचे जाते हुए देख इसकी पेरेंट कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक ने इसे अपनी ही सब्सिडियरी कंपनी Oppo के साथ में मर्ज कर दिया, ताकि ये दोनों कंपनीज एक दूसरे के इनोवेशंस को अडॉप्ट कर सकें। और फिर इसी साल OnePlus ने OnePlus Nord 2 को लॉन्च किया, जो कि 4 महीने के अंदर ही इंडिया में 3 बार ब्लास्ट कर गया और यूजर्स को काफी चोटें भी आईं। इन ब्लास्ट की तस्वीरें इंटरनेट पर भी खूब वायरल हुई और एक बार फिर लोगों का इस कंपनी से ट्रस्ट हटने लगा। यूजर्स के इस डिसअपॉइंटमेंट का एक और रीजन ये भी था कि OnePlus अब Oppo से मर्ज होने के बाद बिल्कुल उसके जैसी ही होती जा रही थी। दोनों के फीचर्स काफी हद तक सेम हो गए थे, यहाँ तक कि डिजाइन में भी काफी सिमिलरिटीज नजर आ रही थी। और जब कंपनी ने अनाउंस किया कि वो अपने फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑक्सीजन OS की जगह Oppo के कलर OS पर शिफ्ट करने जा रहे हैं, तब इस फैसले को भी काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रीमियम प्राइस पे करने के बाद भी अगर उसके बदले में बजट सेगमेंट जैसा प्रोडक्ट मिले तो फिर ये कस्टमर्स को क्यों ही पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों, यही सब बातें थी जो OnePlus ब्रांड समझ नहीं पाया और 40% मार्केट शेयर को गंवा सीधे 20% पर आ गिरा। वैसे भले ही आज इस कंपनी ने अपनी रेपुटेशन और ट्रस्ट को काफी हद तक गंवा दिया है, लेकिन अब भी हम ये नहीं कह सकते कि ये कंपनी कम्प्लीटली बर्बादी के कगार पर खड़ी है, क्योंकि अगर ये वापस से अपनी पुरानी वाली स्ट्रैटेजी पर काम करती है, जैसे कम्युनिटी से जुड़ना, उनकी प्रॉब्लम को समझना, नए नए इनोवेशंस करना और अपने सेगमेंट को आइडेंटिफाई करके उसमें पकड़ बनाना, तो नो डाउट वापस से ये अपनी पोजीशनिंग पाने में कामयाब हो सकती है। वैसे OnePlus को वापसी के लिए क्या करना चाहिए, आप अपना ओपिनियन भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।